हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनराइज जेडएस। हम केमिस्ट्री क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें कुछ टॉपिक हमारे हो चुके हैं और आज आगे का टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नेम है वेपर प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा आज वेपर प्रेशर। टॉपिक क्या हमारा? वेपर प्रेशर। टॉपिक है आज हमारा वेपर प्रेशर। तो क्या करें, वेपर प्रेशर में कुछ चीजें हम यहाँ समझते हैं जो हमारी स्क्रीन पर हैं। पहले हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इफ ए लिक्विड इज टेकन इन ओपन कंटेनर, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी लिक्विड को एक ओपन कंटेनर में ले रहे हैं, यानी ऊपर से कंटेनर हमारा खुला हुआ, देन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन take place to unlimited time, because those particles of higher energy which go outside from the surface, most of them escape in atmosphere due to open container। यानी ये कह रहे हैं कि अगर किसी ओपन कंटेनर में हम लिक्विड को लेकर क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो हीट करने से क्या होगा, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के, उनका हायर एनर्जी लेवल होने की वजह से वो क्या होंगे, वो इवेपोरेट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे भाई? इवेपोरेट होने लगेंगे, यानी वेपोराइज होने लगेंगे। और इवेपोरेशन होने से क्या होगा, क्योंकि कंटेनर हमारा खुला हुआ है, ओपन है, तो वे क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे। ठीक है, क्या करें? दोज पार्टिकल्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल, यानी वो पार्टिकल्स जिनका एनर्जी लेवल हाई है, विच गो आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस से कहां चले जाएंगे, बाहर की ओर चले जाएंगे। एस्केप इन एटमॉस्फेयर, और कहां पलायन कर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू ओपन कंटेनर। और ये प्रोसेस अनलिमिटेड चलता रहेगा। क्या होगा? ये प्रोसेस अनलिमिटेड चलता रहेगा, क्योंकि कंटेनर हमारा ओपन है। जैसे जैसे हम लिक्विड को गर्म करते रहेंगे तो लगातार उसकी वेपर बनती रहेगी, सरफेस से मॉलिक्यूल उठकर वेपर में जाते, एटमॉस्फेयर के अंदर जाते रहेंगे। तो ये हुआ ओपन कंटेनर में किसी लिक्विड को हम जब गर्म करते हैं, तो गर्म करने से जो वेपोराइजेशन है उसका, यानी इवेपोरेशन है, वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। यानी जब तक लिक्विड है हमारे पास कंटेनर के अंदर, उसकी इवेपोरेशन उसका होता रहेगा। बट अगर हम क्या करें, इफ ए लिक्विड इज टेकन इन क्लोज कंटेनर, अगर हम क्या करें, लिक्विड को किसी क्लोज कंटेनर में लें, देन द इवेपोरेशन डज नॉट टेक प्लेस टू अनलिमिटेड टाइम। अगर हम किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में लें तो फिर इवेपोरेशन अनलिमिटेड टाइम तक नहीं होगा। अनलिमिटेड टाइम तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देयर इज सर्टेन प्लेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। क्या करें? देयर इज सर्टेन प्लेस, यानी कुछ सर्टेन प्लेस होगा फॉर द मूवमेंट करने के लिए ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए एक सर्टेन प्लेस मिलेगा। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर अगेन मिक्स्ड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या करें? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के लिए मूवमेंट के लिए एक सर्टेन प्लेस होगा, और क्या होगा, सो दीज मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स आर अगेन दोबारा से मिक्स हो जाएंगे एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस में आकर के दोबारा से मिक्स हो जाएंगे। द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स आर मिक्स्ड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज चेंज ऑफ वेपर टू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज कंडेंसेशन। क्या करें? वो प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि वेपर के मॉलिक्यूल्स दोबारा से
लिक्विड के सरफेस में आकर के मिक्स हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर अपोजिट रिएक्शन। क्या करें? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या है? ये दोनों के दोनों अपोजिट रिएक्शंस हैं। When the rate of evaporation is equal to the rate of condensation, then the equilibrium is established. क्या क्या समझा कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है ये दोनों के दोनों अपोजिट रिएक्शन है। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा तो क्या डेवलप हो जाएगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है, यानी इवेपोरेशन से कंडेंसेशन और कंडेंसेशन से क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन। तो ये दो बातें हमारे सामने आ गई। अगर हम लिक्विड को ओपन कंटेनर में गर्म करते हैं तो वहां इवेपोरेशन अनलिमिटेड टाइम तक चलता है, लेकिन अगर उसी की जगह मैं क्लोज कंटेनर लेकर उसके अंदर लिक्विड लेके गर्म करता हूं तो क्या होगा? इवेपोरेशन अनलिमिटेड टाइम तक नहीं होगा। इवेपोरेशन एक टाइम के बाद कंडेंसेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन को मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम। क्या कहूंगा? इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पर द प्रेशर क्रिएटेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ वेपर। इक्विलिब्रियम पर जितना भी वेपर प्रेशर क्रिएट होता है पार्टिकल्स ऑफ वेपर ऑन इट्स लिक्विड, अपने ही लिक्विड पर, इसे ही कहा जाता है वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं भाई? वेपर प्रेशर। यानी वेपर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जितना भी प्रेशर क्रिएट होता है उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये कब आता है? एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कब होगा भाई? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन को, उस स्टेट को मैं इक्विलिब्रियम कहूंगा। और इक्विलिब्रियम पर जितना भी प्रेशर क्रिएट होगा वेपर के पार्टिकल्स के द्वारा उस प्रेशर को ही क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहेंगे। इसे और मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको। अगर मैं ऐसे लेता हूं, इसे ऐसे समझते हैं हम कि ये एक ओपन कंटेनर है, यहां मैंने कोई लिक्विड इस ओपन कंटेनर में ले लिया। ओपन कंटेनर में एक हमने लिक्विड को ले लिया और फिर क्या कर रहे हैं? हम इसे हीट कर रहे हैं। तो यहां जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स ही कहां जाएंगे? ये ऐसे एस्केप कर जाएंगे, यानी पलायन कर जाएंगे। कहां? एटमॉस्फेयर के अंदर। और गर्म करते रहने से ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स लगातार एटमॉस्फेयर में जाते रहेंगे। यानी ये प्रोसेस इवेपोरेशन का जब तक यहाँ लिक्विड है ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा, यानी अनलिमिटेड चलता रहेगा। एक बात तो हमने ये समझी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं कंटेनर ले लूं क्लोज, यानी इसी कंटेनर को मैं अगर क्लोज कर देता हूं, ऊपर से मैं इसे बंद कर देता हूं, तो बंद करने से क्या होगा? ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये अनलिमिटेड टाइम तक ना होकर ये लिमिटेड हो जाएगा। और एक टाइम के बाद या कुछ टाइम के बाद वेपर के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर क्या लिक्विड के सरफेस में या लिक्विड में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर मौजूद हैं लिक्विड के, ये कहाँ गए? ये गए भाई वेपर में। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स
इनके इनके पास जो एक सर्टेन प्लेस ही है मूवमेंट करने के लिए, अनलिमिटेड सरफेस इनके पास नहीं है, तो ये यहीं के यहीं क्या हो जाएंगे, आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और ये फिर वापस से लिक्विड में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि टाइम के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस कंडीशन को ही हम क्या कह रहे हैं, इक्वालिब्रियम। क्या कह रहे हैं भाई, इक्वालिब्रियम। यानी दोनों कंडीशन का जब रेट इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन के इक्वल हो जाएगा, तो उसे मैं कहूंगा इक्वालिब्रियम। इस इक्वालिब्रियम पर ये जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस पर क्या करेंगे, प्रेशर को क्रिएट करेंगे। जितना भी प्रेशर यहाँ क्रिएट करेंगे उसे ही मैं क्या कहूंगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहूंगा। तो यहां हम वेपर प्रेशर को अच्छे से समझ पाए होंगे कि वेपर प्रेशर क्या है। जब हम किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में गर्म करते हैं या ओपन कंटेनर में गर्म करते हैं तो उसमें हमें फर्क नजर आता है कि यहाँ तो अनलिमिटेड टाइम तक इवेपोरेशन होता है, लेकिन क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन अनलिमिटेड टाइम तक नहीं होता है। तो वापस से जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड में ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब इन दोनों कंडीशन यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं उसे हम इक्वालिब्रियम कहते हैं। और इस इक्वालिब्रियम पर वेपर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जितना भी प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहा जाता है। चलें आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने वेपर प्रेशर समझ लिया कि वेपर प्रेशर क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन मैंने कहा था आपसे, यानी इस चैप्टर के अंदर हम बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है इन चीजों का, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर। यानी सॉल्यूशन कब बनेगा, जब बनेगा कम से कम दो कंपोनेंट होंगे। अब वो कंपोनेंट जो हम ले रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है, एक का सॉलिड, एक का लिक्विड, एक का लिक्विड दूसरे का लिक्विड, या एक गैस और एक दूसरा भी गैस हो सकता है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन मैं ले रहा हूं उसके अंदर हमने क्या करा है, दो लिक्विड लिए, एक लिक्विड वन में, एक लिक्विड वन में दूसरे लिक्विड टू को कर दिया है भाई मिक्स। तो क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। यानी यहां सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। तो यहां कैसा सॉल्यूशन मिलेगा मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। और जब ये दोनों के दोनों लिक्विड हैं तो मैं ये कहूंगा कि दोनों कैसे कंपोनेंट हुए, ये दोनों कंपोनेंट हो गए वोलेटाइल, वोलेटाइल कंपोनेंट, ये दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हो गए। यानी अगर मैं इन दोनों मैं अगर इन्हें हीट करता हूं तो ये कहां जाएंगे, हीट करने से इनकी वेपर बनेगी और जो डायरेक्ट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा उसे कहा जाता है वोलेटाइल कंपोनेंट। तो यहां हम समझ रहे हैं कि जब एक लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो फिर वेपर प्रेशर क्या आएगा, एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। अब इसके लिए राउल्ट्स ने एक लॉ दिया है, जो लॉ ये कह रहा है कि लिक्विड में लिक्विड को मिलाने के बाद जो लिक्विड सॉल्यूशन बना है उसके लिए राउल्ट्स क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, मैंने कहा जो दोनों लिक्विड है उन्हें क्या कहेंगे, वोलेटाइल लिक्विड, क्योंकि वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे।
क्या करें राउल्स, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component in the solution is directly proportional its mole fraction। यानी सॉल्यूशन में जो हमारे लिक्विड कंपोनेंट है उनमें से किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के। जैसे लिक्विड 1 के लिए अगर मैं कहूं, लिक्विड 1 के लिए कहूं P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Chi1 के, और लिक्विड 2 के लिए अगर मैं कहूं तो क्या होगा P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Chi2 के। ये कह रहे हैं राउल्ट ये कह रहे हैं किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनल को हटा करके मैं यहां लिख रहा हूं P1 इज इक्वल P1 नॉट Chi1। P1 नॉट क्या है? P1 नॉट ये है अगर प्योर स्टेट में हमारा कंपोनेंट यानी उसके अंदर हमने दूसरा कोई लिक्विड या दूसरा कोई कंपोनेंट ऐड नहीं किया है तो P1 नॉट क्या है? प्योर स्टेट में लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर है। अगर वही अकेला कंपोनेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? P1 नॉट। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं P2 इज इक्वल P2 नॉट Chi2। P2 नॉट क्या है? P2 नॉट आपका प्योर स्टेट में लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर है। अगर वही अकेला कंपोनेंट है तो उस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? P2 होगा। तो अगर हम ये मान लें कोई बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे पास, बाइनरी का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक लिक्विड 1 में मैंने क्या करा है? लिक्विड 2 को मिला दिया, यानी लिक्विड में लिक्विड को मिलाकर बनाया गया सॉल्यूशन है, उसके वेपर प्रेशर की बात हम कर रहे हैं। तो राउल्स लॉ समझ में आ गया कि किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन में वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Chi1, या कह सकते हैं P1 इज इक्वल P1 नॉट Chi1, और लिक्विड 2 के लिए कह सकते हैं P2 प्रोपोर्शनल Chi2, P2 इज इक्वल P2 नॉट Chi2 हो जाएगा। ये हो गई राउल्स लॉ की बात। अब हम निकालते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यहां लिखा है कि एक बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसमें हम ये मान रहे हैं कि इफ P1 एंड P2 आर पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, हमने क्या करा? लिक्विड में लिक्विड को मिलाया, तो एक को मान लिया हमने लिक्विड 1 और एक को मान लिया लिक्विड 2। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लिक्विड 1 का जो पार्शियल प्रेशर है वो हमने यहां मान लिया P1, और लिक्विड 2 के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर मान लिया हमने P2, एंड इनके मोल फ्रैक्शन क्या ले लिए? Chi1 एंड Chi2। लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में Chi1 और लिक्विड 2 का हो गया Chi2, ठीक है। तो फॉर लिक्विड 1 अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड 1 का जो पार्शियल प्रेशर है P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Chi1 के, और मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाता हूं तो मैं यहां लिख रहा हूं P1 नॉट। P1 नॉट क्या है? P1 नॉट वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड 1 का। इसी तरह से दूसरे लिक्विड के लिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Chi2, और इसे लिखेंगे P2 इज इक्वल P2 नॉट Chi2। P2 नॉट क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2 हो गया। तो यहां हमने दोनों कंपोनेंट के अलग अलग पार्शियल प्रेशर को निकाल लिया। पहले लिक्विड 1 का पार्शियल प्रेशर P1 इज इक्वल P1 नॉट Chi1 है, और दूसरे कंपोनेंट्स यानी दूसरे लिक्विड का पार्शियल प्रेशर P2 इज इक्वल आ गया P2 नॉट Chi2। तो दोनों के हमारे पास पार्शियल प्रेशर है। अब डाल्टन्स क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन क्या कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन फेज in the container will be the sum of the partial pressure of component of the solution।
डाल्टन्स ये कह रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा दोनों लिक्विड के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट, सम ऑफ द बोथ कंपोनेंट हो जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P टोटल इज इक्वल हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 की जगह मैं लिखूंगा P1 नॉट Chi1 और P2 की जगह लिखूंगा P2 नॉट Chi2। ठीक, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन Chi1 और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन Chi2। तो इन दोनों का सम क्या होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर मैं यहां से Chi1 की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस क्या होगी, Chi2 होगी। इस वाली वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कहां, Chi1 की जगह, Chi1 की जगह लिख दिया 1 माइनस Chi2, P1 नॉट प्लस P2 नॉट Chi2, और ये कैलकुलेट करके जो P टोटल यहाँ आ गया है, P टोटल हो गया P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2। ये हो गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो क्या हो गया, P टोटल इज इक्वल P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू Chi2। तो इस तरह से पूरे लिक्विड में लिक्विड को मिलाकर अगर हम वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो गया, P टोटल PT इज इक्वल हो गया P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट और Chi2। अगर हमें सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ Chi2 लिखा हुआ है, यानी दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, और मुझे प्योर स्टेट में दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर पता है, तो मैं इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकता हूं। अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएं, इसके लिए हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ग्राफ इस तरह से होगा। ये जो ग्राफ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन को, इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई हम मोल फ्रैक्शन को, और ये वाली लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर को, ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मोल फ्रैक्शन को। यहां वैल्यू हमने क्या ली है, यहां ली है Chi1 की वैल्यू 1। सॉल्यूशन में अगर एक ही कंपोनेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन होगा भाई 1, Chi1 इज इक्वल 1, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है तो उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा, यानी Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल 1 होगा। अगर मैं ये मान लूं कि सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट नहीं है, दूसरा कंपोनेंट 0 है, तो Chi1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ Chi2 हो जाएगा आपका 0। इसी तरह से यहां मैंने मान लिया कि Chi1 0 है, तो यहां Chi2 की वैल्यू, यहां Chi2 की वैल्यू हो गई 1। अगर सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है, वो हमारा है 1, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, वो P1 नॉट है। मैंने ये मान लिया कि उसका अकेले का प्रेशर कितना है, P1 नॉट, तो वो यहां तक आ रहा है, सपोज दैट। और जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, Chi1 की वैल्यू यहां आते आते क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मीनिंग ये हो गया, जब अकेला कंपोनेंट था तो प्रेशर आ रहा था P1, और जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन घटेगा तो वैसे ही वैसे इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ की लाइन ऐसे जाएगी। ऐसे ही Chi2 के लिए यहाँ मोल फ्रैक्शन इसका 1 है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो P2 नॉट है।
अगर मैं ये मान लूं कि लिक्विड 1 की वैल्यू, अगर मैं ये मान लूं कि लिक्विड 1 लेस देन है किस से, लिक्विड 2 से, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड 1 का कम होगा, लिक्विड 2 का ज्यादा होगा। तो मैंने यहाँ क्या करा, इसको कम रखा, इसको क्या रखा, ज्यादा रखा। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कंपोनेंट यहाँ Chi1 0 है और Chi2 की वैल्यू 1 है, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, P2 नॉट हो गया। अगर जैसे हम इस डायरेक्शन में वापस लौटेंगे तो Chi2 क्या हो रहा, इस डायरेक्शन में आते आते 0 हो रहा है, तो इसका जो वेपर प्रेशर का ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, इस डायरेक्शन में कम। और मैं यहां से यहां तक अगर इसे मिला दूं तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल वेपर प्रेशर को। ये वाला ग्राफ हो गया हमारा P1 इज इक्वल P1 नॉट Chi1, और ये वाला ग्राफ हो गया भाई P2 इज इक्वल P2 नॉट Chi2। तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टोटल वेपर प्रेशर को, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर को, यानी लिक्विड 1 के वेपर प्रेशर को, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड 2 के वेपर प्रेशर को। तो यहाँ हमने समझा कि वेपर प्रेशर क्या है, और लिक्विड में अगर लिक्विड को हम मिक्स कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो डेट्स ऑल ऑफ टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आगे अगली वीडियो के अंदर। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ क्लियर करते रहें। दैट्स ऑल ऑफ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।